मैं चाहता हूं कि तुम उन 2% लोगों में शामिल हो जो देखते नहीं हैं, जो केवल सुनते नहीं हैं, जो उसको क्रियान्वित करता है। तब तो लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं आएंगे। एक छोटी सी तकनीक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का बेहतर तरीका क्या हो। प्लान। प्लान का मतलब योजना। लाइफ में टाइम टेबल का एक बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए आपने टारगेट तय किया कि सर मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, मुझे आरपीएससी क्रैक करनी है, मुझे एसएससी क्रैक करनी है, मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना, ग्रेड सेकंड बनना, ग्रेड थर्ड टीचर बनना है, मुझे कोई भी कंपटीशन क्रैक करना सर, और सिर्फ फर्स्ट बार में करना है। तो ये फर्स्ट बार में करना है, वन एग्जाम वन टाइम के तहत। तो इसका थोड़ा सा प्लान यानी खाका जरूर खींचो। यदि प्लान खाका आप नहीं खींचते हो, कोई चीज को लिखते नहीं हो, आप नक्शा उस चीज का नहीं बनाते हो, तो सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और पढ़ने का वो तरीका अप्रभावी तरीके में बन जाता है। तो नक्शा तो दिमाग में बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान का मतलब मैं यहां ले रहा हूं कि मान लीजिए आज आपने तय किया कि मुझे ग्रेड फर्स्ट टीचर बनना है और मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। मैंने 2 किताबें 3 किताबें ली कि मुझे साइकोलॉजी में आज ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे अपने सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में आज ये टॉपिक मानव संसाधन के ऊपर पढ़ना है, और आपने एक किताब जीके में और ली कि मुझे इसमें जो है वो कोई भी टॉपिक, स्कूल मैनेजमेंट का ले लिया आपने, रीजनिंग का ले लिया, या कोई भी आपने जीके का ले लिया, कोई भी टॉपिक आपने लिया, राजस्थान की सभ्यताएं पढ़नी है। पहली चीज प्लान बनाएंगे, उसका टाइम टेबल होना चाहिए। ये मेरा तरीका भी बता रहा हूं मैं। क्या है कि कुछ चीजें लिख देने से वो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर आपसे परिणाम की संभावनाओं को बढ़ा देता है। प्रेशर कौन सा? संतुलित प्रेशर। जैसे आपने टाइम टेबल लिखा, मैं डेली कागज लिखता था मॉर्निंग में, क्योंकि मेरी सुबह पढ़ने की आदत थी, और शाम को वो कागज पूरा पढ़ने के बाद मैं देखता था कि मैंने कितनी चीजें कवर की, कि मैंने तय किया था आज इस चैप्टर को 9th क्लास में से ये, जीके में ये, इसमें ये। मैं 5 टॉपिक जरूर लिखता था कि मुझे कवर करने हैं, और मान लीजिए मैंने 4 कवर किए हैं, 1 2 3 4, मैंने लास्ट वाले को क्रॉस किया कि मुझे ध्यान रखना है कल इसको दोबारा मुझे पढ़ना है। ये मेरा शेड्यूल होता था, टाइम टेबल मेरा डेली बनता था। जरूरी नहीं उस टाइम टेबल की पालना हो तो बहुत बेटर है, नहीं होती तो नेगेटिव प्रेशर नहीं लेना है, आपको सुधारना है। गलती हो सकती है, हमें अपना बेटर देना है, लेकिन कमियां रहेगी तो फिर उसके ऊपर वर्क करना है। और ये आदत में बना लो कि कहां मैं नहीं कर पाया, मैं 4 टॉपिक क्यों कर पाया, मैं 5वां क्यों नहीं कर पाया, कहां टाइम खराब किया मैंने, उन चीजों को नोट करें, फिर उनको दूर करना है। यदि ये तरीके आप अपनाते हैं तो आप एक बेटर इंसान जरूर बनेंगे। सक्सेस एक अलग चीज है, एक बेहतरीन इंसान बनने लग शुरू हो जाओगे आप, यदि इस मेथड को आप यूज करते हैं। तो प्लान जरूर बनाएं, टाइम टेबल जरूर बनाएं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने 4 विषय चूज किए, 4 टॉपिक चूज किए, उन टॉपिक को पढ़िए। एक तो अनक्लियरिटी दूर होगी कि यार मुझे इस किताब में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले से तय कि मुझे टॉपिक पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग चलिए, और कोशिश कीजिए कि उन टॉपिक्स को पहले पढ़िए जिनके पढ़ने से बाकी टॉपिक की समझ बनेगी। ऐसे नहीं कि बीच का 20वां किताब चैप्टर पढ़ लिया, नहीं। वो टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए, जो आसान है सबसे पहले, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आप उन चीजों की तरफ बढ़िए। ये बहुत बेटर चीज है, आपको करनी चाहिए, जो मैंने की है और बहुत सारे बच्चों ने जो सफल हुए हैं, जो रियल में ईमानदारी से सफल हुए हैं, उन्होंने इस चीज को यूज किया है। पहला सवाल आप लोगों की तरफ से आता है कि सर पढ़ने का प्रभावी तरीका, मैंने कहा प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना है, आनंद के साथ पढ़ना है, रुचि क्रिएट करके पढ़ना है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मुझे नहीं पढ़ना है, और मेरे अपने तरीके हो सकता है। रीडिंग एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। रीडिंग एबिलिटी के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि सर धीर सिंह सर आपके ऑनलाइन कोर्स हैं, तो हम ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, लेने चाहिए। आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे ऑनलाइन पे जाना चाहिए, यूट्यूब पे मुझे जाना चाहिए थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम लंबी दौड़ के घोड़े बनना चाहते हो, तो आपको रीडिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। किताब आपने ली, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी कोई भी बुक्स ली आपने, तो बुक्स ली तो उस बुक्स को पढ़िए आप। रीडिंग एबिलिटी क्या करती है, आपके अंतर्गत चीजों को बढ़ा देती है। आपने कोई चीज पढ़ रहे हैं आप, जैसे साइकोलॉजी में आप स्किनर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज एक तो आप देख रहे हैं, तो देखने से वो चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। तो रीडिंग एबिलिटी यानी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे विशेष फोकस करें। आप ऑनलाइन तभी देखिए जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, जो अंडरस्टैंडिंग विषय है उसके लिए आप ऑनलाइन का यूज कीजिए। ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय है, जैसे मान लीजिए चाहे कोई भी हो, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी भी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी में भी कुछ चीजें बहुत आसान है, ठीक है, ज्योग्राफी में भी आप किए जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के जो विषय है, तो इनको बहुत आराम से किया जा सकता है। तो वहां इससे फायदा क्या होगा, आपका इमेजिनेशन पावर, ये जो आई है इमेजिनेशन, ये बढ़ जाएगा आरके करने से, और ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो रीडिंग एबिलिटी को अपने जीवन का पार्ट बनाइए। कम से कम आप पूरे दिन में 5 से 6 घंटे ये मान के चलिए कि मुझे रीडिंग एबिलिटी डेवलप करनी है। ये बहुत जरूरी है यदि लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हो तो। और अन्यथा आप ये चाह रहे हो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब कुछ ग्रहण कर लूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आप चीजें बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि आपका खुद का इमेजिनेशन क्रिएशन नहीं हुआ। जब आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप देखना कि आपके माइंड में पिक्चर बनती चली जाती है,
वो पिक्चर कॉन्सेप्ट डेवलप कर रही है और आप उन चीजों को भूलेंगे नहीं। तो रीडिंग एबिलिटी बहुत जरूरी हो। रीडिंग एबिलिटी का पहला प्रभावी तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं, जो मैंने यूज किया, आप भी यूज कीजिए। जब किताब पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में पेन जरूर होना चाहिए, और वो कलर्ड पेन होना चाहिए। वो कलर्ड पेन का साइकोलॉजिकल महत्व क्या है कि जब कोई चीज आप नॉर्मल ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो वो नॉर्मल है आपके लिए। आपने जब डिफरेंट कलर उसमें यूज किया, मार्कर यूज किया, तो वो चीज क्या करेगी, वो अपील करेगी। और गेम किसका? मनोविज्ञान का। अपील करेगी कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे करना है। मैंने हमेशा किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये मुझे पता होता था कि जिस किताब पे मैं विशेष अंडरलाइन करके लगाता था कि चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एम लगा लिया, वो चीज कभी भूलता नहीं था। और ये आपकी भी एबिलिटी, आपकी भी अंदर भी एटीट्यूड, नजरिया होगा। तो कोशिश करें कि कलर पेन का यूज करें। और यदि रजिस्टर साथ में लगते हैं, आप में रीडिंग के साथ थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने राइटिंग को यहाँ पे जोड़ा है, यदि सारांश में आपको बिंदुओं को लिखने की आदत पड़ जाती है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मेरे में लिखने की आदत नहीं थी, मैंने बुक्स पे ही चीजें लिखी हैं, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए कि सर नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। ये सबका अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन यदि शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया आप प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए बेहद उपयोगी चीज है। नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाए जाते हैं, वांछित बनाया जाता है। और यदि बुक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता था कि मुझे नई चीज लगी, कि चीज पढ़नी चाहिए, अपनी भाषा में उन चीजों को रूपांतरित कर दिया, तो बुक्स के ऊपर ही आपने लिख लिया। तो रीड और राइटिंग को आप साथ में जोड़ना चाहिए आपको। शॉर्ट में, सारांश में, अपनी भाषा में चीजों को लिख लेने से उनके साथ एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जुड़ जाती है। दूसरी चीज, रीडिंग और राइटिंग के साथ आप एक चीज करेंगे जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो आजकल मैं बहुत यूज कर रहा हूं। आप हर टॉपिक को 3 पैटर्न में बांटे, किताब को भी 3 पैटर्न में बांटे, कि 3 कलर का आप यूज करें। कि एक ग्रीन, ग्रीन का मतलब है कि वो टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। अब आपके सामने सवाल उठता है कि सर कैसे पता चलेगा ग्रीन टॉपिक कौन सा है? तो ये कोई टीचर हो सकता है, मैं बता दूं आपको कि साइकोलॉजी में लर्निंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व मापन में प्रेक्षक विधियां इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीजें पता चलती हैं। मैं तो पढ़ रहा हूं तो मुझे पता है, लेकिन आपको जरूर थोड़ी चीजें पता है। जैसे मैं आज पर्सनालिटी में एक चीज बता रहा था कि परिस्थितिजन्य परीक्षण आजकल एग्जाम में आ रहा है। अब परिस्थितिजन्य परीक्षण में सोशियोमेट्री आ रही है, तो ये चीजें बदल रही हैं। वक्त के साथ चीजें, हर चीज बदलती है, एग्जाम पैटर्न बदलता है। 2018 का रीडिंग तरीका है वो आज अप्रासंगिक हो चुका है। तुम्हें 2024 में वो चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी कि 2024 में क्या बेटर हो सकता है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए रीडिंग एबिलिटी में। तो आपको यहां ही देखना है ग्रीन टॉपिक कौन से हैं, मतलब प्रश्न कहां से आ रहा है, कि उस बिंदु से 100% प्रश्न आ रहा है, वो ग्रीन टॉपिक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी का आपको टॉपिक तय करना है कि येलो कर दिया आपने, ये वो टॉपिक हैं जिनमें से प्रश्न आ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी आते, मतलब इन्हें मुझे बीच में लेके चलना है। और तीसरा वो टॉपिक हो सकता है जिसको आपने रेड टॉपिक डाल दिया, बहुत कभी कभार प्रश्न आते हैं। ये वर्गीकरण, श्रेणीकरण आपको सीखना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लो भाई, पढ़ाई आज के टाइम में सब बच्चे कर रहे हैं। कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। आरएस की कोचिंग कितने सारे बच्चे कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे कर रहे हैं। सब सक्सेस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। जयपुर राजधानी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग दिल्ली में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सब सक्सेसफुल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। चीजें कितने बेहतर तरीके से तुम करते हो, ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। आसान रास्ता चुनना बहुत आसान है, सीधा है, चलते जा रहे हो आप, लेकिन जिसमें गोल घेरे हैं ना, स्पाइरल जो है, वहां वही बच्चा चलेगा जिसको डिफरेंट करके दिखाना है। तो इस प्रोसेस को पहचानिए। ये मेहनत आपको टीचर करके दे सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आपको खुद करनी चाहिए, जो मैंने खुद की है। कि ग्रीन टॉपिक कौन सा है, येलो टॉपिक कौन सा है, रेड टॉपिक कौन सा है, ये वर्गीकरण पढ़ते समय साथ साथ में चलना चाहिए। तीसरी चीज मैंने कहा मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन ही एक्सरसाइज है, अभ्यास। अभ्यास क्यों इंपॉर्टेंट है? सीखने को प्रभावी बनाने के लिए। कि आपने पढ़ लिया, आपने 1 महीने केवल एक किताब को पढ़ा, दूसरे महीने दूसरी किताब को पढ़ रहे हैं, बहुत गलत तरीका पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखना 3 से 4 चीजें आप साथ लेके चलिए। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ आपका जीके का एक पार्ट होना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साइकोलॉजी साथ में होना चाहिए, या कोई स्कूल मैनेजमेंट का आपने विषय चुन लिया, कुछ भी करंट चीजें आपने ले ली। 3 से 4 विषयों को साथ पढ़ने से पहला फायदा तो ये होता है, बोरियत फील नहीं होती है। दूसरा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं चीजों को साथ लेके समानांतर लेके चल रहा हूं, इसमें मैंने ये पढ़ लिया, इसमें मैंने पढ़ लिया, वरना प्रेशर आएगा, यार जीके तो पूरा पढ़ा है, ये चीज तो पूरी ऐसी पढ़ी है, तो वो नेगेटिव प्रेशर तुम्हारी पूरी की कराई मेहनत को पानी मिला देता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि चीजों को समानांतर लेके चले, और समानांतर चलने से क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा, एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, बोरियत फील नहीं होगी, अलग अलग विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। अब उसमें आपको अभ्यास एक तकनीक का प्रयोग करना है। अभ्यास तकनीक का मतलब कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी टॉपिक जैसे मैं पढ़ता था तो मैं हर चौथे या 5वें दिन उसको रिवीजन करता था। आपको भी तरीका अपना लिया, आपने एक दिन बाद में पढ़ा तो उसको 6ठे या 7वें दिन रिपीट कर रहे हो, ठीक है, फिर 15वें या 16वें दिन रिपीट कर रहे हो, फिर आप 28वें दिन रिपीट कर रहे हो। अमूमन ये कहा जाता है किसी टॉपिक को यदि 3 बार रिवीजन कर लिया जाता है तो उस टॉपिक को कभी भूल नहीं सकते। कोशिश करें कि इस अभ्यास मेथड का यूज करें कि जो आपने पढ़ लिया है वो हर 7वें दिन, उसके बाद 16वें दिन, उसके बाद 28वें दिन उसका दोबारा से रिवीजन हो जाता है। तो
पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है और कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया बना रहता है। तो अभ्यास तकनीक का यानी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं, उसका रिवीजन करना चाहिए। कंटेंट सीमित होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कितनी बार रिवीजन करते हो ये तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करता है। चाहे छोटी एग्जाम हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हो, तो प्रैक्टिस अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में जब पढ़ते हैं तो पिक्चर अपनी खुद की बनाओ, वो बहुत लंबे समय तक चीजों को याद करने में योगदान देती है। कि मैंने कोई चीज बताई तो उसकी पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए, उसको भूलोगे नहीं। तो इमेजिनेशन का प्रयोग आपको करना चाहिए, प्रतिबिंब आपको अधिकतर बनाने चाहिए। इसलिए जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप डायग्राम्स के रूप में, रेखाचित्र के रूप में यदि कोई चीज को पढ़ते हैं तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। पी, पोमोडोर तकनीक। ये पोमोडोर तकनीक क्या है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो एक ब्रेक जरूर लें। ब्रेक जैसे शुरुआत में मैंने 10th 12th तक पढ़ा, मेरी अचानक से जब इंट्यूशन आया, क्रांतिकारी बदलाव आया कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, तो मैं 3-3 4-4 घंटे पढ़ता रहता था। लेकिन वो 3-4 घंटे लगातार पढ़ा हुआ वो बोरियत फील करवाता है और आपको याद नहीं रहेगा। कोशिश करें कि हर 50 मिनट या 45 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक हो। इस ब्रेक में, पोमोडोर तकनीक में, ये विशेष मैं आपको सुझाव कहूंगा कि मोबाइल मत उठा लेना। तुमने मोबाइल चला लिया इस गैप में तो जो चीजें तुमने पढ़ी हैं वो चीजें सब गायब हो जाएंगी। और वो चूंकि वो इंटरेस्टिंग लगी तुम्हें, तो उस इंटरेस्ट ने तुम्हारे आगे के इंटरेस्ट को, पुरानी चीजों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मोबाइल को नहीं यूज करना है। जो 5 से 10 मिनट जो तुम पोमोडोर तकनीक के तहत रेस्ट कर रहे हो, तो तुम चल के कहीं आ जाओ, पौधों के बीच में पानी डाल के आ जाओ, पौधों को देख लिया तुमने, आसमान को निहार लिया, या शांत मन से बैठ के उस चीज को जो पढ़ा था उसको माइंड ही माइंड में रिवाइज कर लिया। वो ज्यादा बेटरफुल तकनीक है। लेकिन तुमने मनोरंजन करने के लिए मोबाइल निकाला, रील्स देखी, तो याद रखना तुमने जो 50 मिनट या 45 मिनट दिए हैं वो भी तुम्हारी डिस्ट्रॉय होगी। तो ब्रेक जरूर लें, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग उस समय नहीं करें। यह पोमोडोर तकनीक है। इस पोमोडोर तकनीक के साथ में एक चीज और भी बता रहा था, मैंने लिखी थी। हाँ, 2 या 3 विषय वाला तो मैंने बता दिया, इसी के साथ है, ठीक है। एक जो विषय आपको कम समझ में आता है, कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलता कि सर समझ में आएगा कि नहीं आएगा। कोशिश करें कि उसको मॉर्निंग सेशन में, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मेरे को मॉर्निंग सेशन सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है और चीजें जल्दी आती। तो उस टॉपिक को जो सबसे कठिन लग रहा है उसको आप उस समय पढ़ें जब आप एक नींद लेने के बाद खड़े होते हैं। वो जल्दी एडेप्टिव होगा, जल्दी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। एक थोड़ा सा चल के या बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपकी बॉडी, यदि आप सो रहे हैं तो उस समय उस चीज को मत पढ़ें। उस समय जब आप बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं और आराम से स्टडी टेबल पे बैठे हैं, उस समय लिख रहे हैं, तो वो उस टॉपिक को यूज करें, धीरे धीरे पढ़ें उसको, लेकिन वो टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उस टॉपिक ने आपको इतना ज्यादा फील कर दिया कि ये तो होगा ही नहीं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर इनफेरिटी आ रही है कि यार मैंने खूब कोशिश कर ली। तो थोड़ा शांत मन में जाकर जब दोबारा आएंगे तो टॉपिक तुरंत समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे से उसको पढ़ें, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। फिर इसमें मैंने 2 चीजें और शामिल की हैं जो आपको बहुत अलग डिफरेंट बना सकती हैं। एक तो है आत्म मूल्यांकन, जो मैंने आपको बताया है कि आपको करना ही करना है। आत्म मूल्यांकन को अपनी हैबिट बना लो, क्योंकि जब तक आप एग्जाम पैटर्न को कभी समझ नहीं पाओगे, जब तक आत्म मूल्यांकन नहीं करोगे। और मूल्यांकन हमेशा, आप पूरी किताब पढ़ने के बाद मूल्यांकन कर रहे हो तो तुमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। हमेशा मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन जो होगा वो टॉपिक के साथ होगा। जैसे तुमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक तुरंत हो जाएगा, उससे उस टॉपिक के प्रति जो नजरिया डेवलप होगा वो बहुत बेहतरीन रूप से तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि शाम को तुमने टारगेट पूरे किए कि नहीं किए, और जो तुमने टॉपिक पढ़े उस टॉपिक के साथ तुम उसके 20% आए हुए जरूर देखो। और 20% देखने के बाद तुम्हें यह पता चलेगा कि यार इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी और क्या नहीं थी। मैं यही तो क्लास में बताता हूं कि भाई नई चीजें क्या आ गई, कि परिस्थिति परीक्षण पे क्या नया प्रश्न पूछ रहा है, स्किनर पे नया प्रश्न क्या आ रहा है, मेस्लो में क्या नई चीज जुड़ चुकी है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब अपना आत्म मूल्यांकन करोगे आप। तो वो जो एक इमेज क्रिएट होगी ना, वो बहुत बेटर होगी। तुम उस टॉपिक को तुमने पढ़ लिया और तुम 10 दिन बाद में उसके अभ्यास कर रहे हो, तो ये सही नहीं है, जस्टिस ही नहीं है, तुम्हारी मेहनत गलत दिशा में कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को खर्च करने से बेटर है पढ़ना ही छोड़ दो। पढ़ो तो प्रभावी तरीके से पढ़ो, इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो कि मुझे इस एग्जाम को केवल एक बार देना है। तो आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन का यूज करना है। और दूसरा मैंने ऐसी का यूज किया है आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता शब्द को मैं क्यों यूज कर रहा हूं? गेम तो पूरा मनोविज्ञान का ही चलेगा। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने इन चीजों को फॉलो किया, ये सर मुझे इस प्रकार से इन चीजों को पढ़ना है, टॉपिक के साथ उसका मूल्यांकन होना चाहिए, रीडिंग एबिलिटी को मुझे क्रिएट करना है, शांत मन के साथ पढ़ना है, मॉर्निंग सेशन में मुझे कठिन विषयों को चुनना है, मैं ईशान कोण में बैठ के पढ़ूंगा, उससे मेरे मतलब ये सब साइकोलॉजी में जैसे यूज करता था। ईशान कोण का मतलब होता था कि यार ईशान कोण में पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। अब आप इसको यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मैं इन चीजों को मानता था तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती थी। अब मैं इन चीजों को जब फॉलो करता हूं तो मेरे अंदर ये था कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है, और मैं जो पढ़ा हूं वहीं से प्रश्न आने हैं, मैं जो बेटर तरीके से कर रहा हूं वो सबसे अच्छा तरीका है। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरीके से पढ़ रहा है।
आपने जो तरीका अपना इजाद कर दिया और उससे आपके आउटकम्स बढ़ रहे हैं, आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, ये आत्म प्रभावकारिता है। फिर आपको इस बात से डिमोलाइज नहीं होना चाहिए कि दूसरा सर इतने घंटे पढ़ रहा है, वो इस समय पढ़ता है, वो सर इस तरीके से पढ़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्म प्रभावकारिता यही है कि मैं बेटर हूं और मैं बेटर तरीके से चल रहा हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो फिर आत्म प्रभावकारिता पैदा करो। तरीके तो तुम्हें सही ही करने पड़ेंगे, क्योंकि तरीका गलत है तो परिणाम गलत ही होगा, प्रक्रिया गलत है तो आउटकम्स कभी नहीं आने वाले। तो प्रोसेस तो हमारी सही होनी चाहिए, और उस प्रोसेस सही होने के साथ हमें आत्म प्रभावकारिता पैदा करना है कि मैं सही दिशा में कर रहा हूं और बहुत बेटर रिजल्ट यहां पे आने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जरूरी नहीं है के लिए आप इनको कंप्लीटली फॉलो करें। कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूं कि तुम्हें दुनिया में किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा इस चीज को अपनी लाइफ में लागू करने का प्रयास कीजिएगा कि डेली टाइम टेबल हो, प्लानिंग के साथ हो, रीडिंग और राइटिंग को जोड़ देते हैं तो परिणाम ज्यादा दुगुने हो जाते हैं। ठीक है, प्लान के साथ करें, ग्रीन खा का नक्शा जरूर बनाएं। ठीक है, एक्सरसाइज जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, और इमेजिनेशन, पोमोडोर तकनीक मैंने कहा ब्रेक लेना है, और आत्म मूल्यांकन नियमित रूप से करना है, और आत्म प्रभावकारिता यदि अपने अंदर पैदा करता है तो ये बेटर चीजें हैं। अंडरलाइन का मैंने बताया, पेन का जरूर यूज करना है। अंडरलाइन जितनी चीजें करेंगे, अंडरलाइन हर किसी को नहीं करना। अब अंडरलाइन कैसे करोगे कि इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, तो इसलिए आत्म मूल्यांकन मैंने बताया कि साथ के साथ में पढ़ते हैं तो बहुत बेटर तरीका है कि उससे आपको पता चल जाएगा कि चीजें मुझे करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा 2-3 बार रिविजन मैंने बता दिया। और एक चीज अंतिम बात, ये सब याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। अंतिम बात बोल रहा हूं, तुम ऐसे पढ़ो कि ऐसा लगे कि मुझे सर कल किसी को पढ़ाने जाना है।